meant, suppose if you're making a presentation to a 5-year kid, suppose ये equity research का एक आप presentation अपने एक किसी cousin को, let's assume अपने किसी relative को या अपने son को, एक 5-year son को explain कर रहे हो. So the way I would prepare this slide would be different the way I would prepare when I'm making a presentation to, let's assume, CFO of the organization or the board of an organization or a potential investor. तो आपको उस लेवल तक आना पड़ता है, चाहे वो नीचे हो चाहे ऊपर. सो दैट इज द फर्स्ट रूल दैट आई ट्राई एंड फॉलो फॉर एवरी प्रेजेंटेशन कि इफ आई वांट टू मेक अ वेरी इंपैक्टफुल एंड वांट टू कनेक्ट विद द ऑडियंस, वो कनेक्ट करने के लिए मुझे ऑडियंस के लेवल पे आना पड़ेगा, नॉट द ऑडियंस विल कम टू माय लेवल. ठीक है, दैट इज फर्स्ट पॉइंट. कोई डाउट है बिफोर आई गो टू सेकंड? नो. ठीक है, ये इतना आसान नहीं है बिकॉज आपको समझना पड़ता है. Because yes, it's not an easy. Correct. Because presentation, when the people, when you present and people are looking here and there, you are not able to connect the audience. It is a waste what you have done. Exactly. इसलिए मैंने कहा कि बहुत टाइम मैंने देखा है प्रेजेंटर ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि यार उनको समझ नहीं आया. ठीक है, ऑडियंस को समझ नहीं आया. मेरा हमेशा मानना है, इनफैक्ट इन द टीचिंग आल्सो आई जनरली यूज सेम कॉन्टेक्स्ट और सेम प्रिंसिपल. it's the problem in the person who is explaining. ठीक है, अगर आप ठीक से समझा नहीं पा रहे, ठीक है, तो सामने वाले को समझ में नहीं आएगा. यही स्किल सेट है. The expectation is not the vice versa. As a presenter, you can't explain कि ऑडियंस को समझ नहीं आया इसलिए उसने क्वेश्चन नहीं पूछा. अब भाई तूने ढंग से समझाया होता तो समझ आया होता ना, तेरा रोल ही वही है. ठीक है. सो एंड हेंस व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू, मैं एक ही टॉपिक अगर एक 5 ईयर के बच्चे को समझा रहा हूँ, वीजा विज एक बीकॉम के बच्चे को समझा रहा हूँ, वीजा विज एक सीएफओ को समझा रहा हूँ, वीजा विज एक बोर्ड को समझा रहा हूँ, एक ही टॉपिक है. पर जिस तरीके से मैं अपनी स्लाइड्स बनाऊंगा, जिस तरीके की टर्मिनोलॉजी में यूज करूंगा, जिस तरीके में डेटा पॉइंट्स यूज करूंगा, जिस तरीके की जार्गन्स में यूज करूंगा, वो बहुत वेरी करता हूँ. I try and simplify. The lower I go in the ladder, I try and make it more technical and jargon oriented if I go towards the top end of the ladder. ठीक है, तो वो चीज आपको थोड़ा सा एक समझने की जरूरत होती है और उससे आप कनेक्ट कर पाते हैं कि ऑडियंस से कि वो अगर एक 5 साल के बच्चे को मैं समझा रहा हूँ, अगर मैं बहुत ज्यादा टेक्निकल टर्म्स यूज करूंगा, जो ऐसे एग्जाम्पल जो उसने लाइफ में अभी तक नहीं देखे हैं, वो या अपने बीएयू वर्ल्ड में नहीं देखता है, तो उसको समझ नहीं आएगा. मैं एक एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल आपको देता हूँ. मैंने आपको वैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट समझा. नोइंग दिस ऑडियंस, मैंने जानबूझ के वैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट आपको किससे समझाया? इस बैच में कौन से एग्जांपल मैंने शायद शर्ट वाला एग्जांपल समझाया था, व्हेन यू गो टू मार्केट एंड बाय शर्ट. इज दैट द एग्जांपल दैट आई टुक इन दिस बैच? Yes. तो इफ यू सी दैट, वो मैंने क्यों लिया, मैंने जानबूझ के लिया बिकॉज वो चीज ऐसा है जो हम सब ने, आप इस बैच के ऑडियंस ने, सब ने लाइफ में कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया होगा कि यार यू गो आउट इन द मार्केट एंड परचेज समथिंग फॉर योरसेल्फ, तो आप उससे ज्यादा कोरिलेट कर पाए. ठीक है, तो यही चीज लेट्स अज्यूम अगर मैं if I'm making a presentation for a valuation to a board who's trying to acquire a company for an FCF evaluation, तो मुझे लगता है मैं शर्ट वाला एग्जांपल से समझाऊंगा. नो, I will not, बिकॉज मुझे पता है कि वो ऑडियंस उस लेवल से ऊपर जा चुके हैं. My example would change. Similarly, when I explain the valuation for a let's assume a CFA level 3 or CFA level 2 words batch, वो दूसरा एग्जाम्पल से समझाना पड़ता है. सो दैट्स व्हाट आई मेंट व्हेन इसे कनेक्ट करना पड़ता है प्रेजेंटेशन में ऑडियंस से. तो हमेशा ध्यान रखो आप किसके लिए प्रेजेंटेशन बना रहे हो, वो हमेशा ध्यान रखो स्लाइड्स में बनाते हुए, और जो टर्मिनोलॉजी या जो जार्गन्स को आप यूज करने वाले हो अपने एक्सप्लेनेशन में, उस कमेंट्री या उस एनालिसिस को डिजाइन करते वक्त उस टारगेट ऑडियंस का हमेशा ध्यान रखना. आई जनरली प्रेफर टू डू दैट सो दैट वो कनेक्ट बनाना आसान हो जाता है. अगर क्योंकि आप बहुत ज्यादा टेक्निकल टर्म से बात करोगे तो 5 साल का बच्चा आपसे कनेक्ट नहीं करेगा. सिमिलरली अगर आप एक बोर्ड को बहुत इजी लैंग्वेज में बात करोगे और बहुत सिंपल प्रेजेंटेशन विदाउट एनी नंबर्स लेके आ जाओगे, तो वो भी इंटरेस्टेड नहीं होंगे बिकॉज दोस पीपल आर यूज्ड टू सी नंबर्स एंड ग्राफ्स. So that's the first point, कि to build that connect, try and ensure कि आपको ऑडियंस के लेवल पे जाना है, ना कि ऑडियंस को आपके लेवल पे आना है. ठीक है, so that is first. Second, the flow or the chronology of the order, or sorry of the presentation. ठीक है, हमेशा प्रेजेंटेशन जब बन जाए,
पूरा आपका प्रेजेंटेशन, जैसे सपोज आपको 4 टॉपिक कवर करना है या 5 टॉपिक कवर करना है, पहले प्रेजेंटेशन बना लो 5-6 टॉपिक की, डोंट वरी अबाउट द फ्लो ऑफ द प्रेजेंटेशन। उसके बाद जब फुल प्रेजेंटेशन रेडी हो जाए, देन ट्राई एंड रिहर्स फॉर अ कपल ऑफ टाइम्स, एंड ट्राई एंड रिहर्स मतलब ट्राई एंड सी कि अगर आप ऑडियंस है और इस प्रेजेंटेशन को आप एज ए ऑडियंस देख रहे हैं, तो विच ऑर्डर वुड हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेल। कौन सी स्लाइड पहले आनी चाहिए, कौन सी स्लाइड बाद में आनी चाहिए, उसका रीअरेंजमेंट करना बहुत जरूरी है। अच्छा सॉरी, मैंने वो समझाया नहीं इसमें। तो पावर पॉइंट में लॉजिस्टिकली स्लाइड्स को कैसे रीअरेंज करते हैं, देखिए फॉर एग्जाम्पल स्लाइड नंबर 10 है पोर्टर मॉडल, मुझे इसको ऊपर लेके जाना था, इसको क्लिक करिए, इसको पिक करके आप ऊपर ले जाइए, आपको जहां पे लेके जाना है वहां पे छोड़ दीजिए। तो इस तरीके से आप स्लाइड्स को ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं, ऊपर नीचे जहां आपको अरेंज करना है। सपोज मुझे इसको नीचे करना है तो मैं इसको नीचे कर सकता हूँ, तो बहुत ईजी है, आप कर सकते हैं। सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन जो दीपक ने पूछा, दीपक सेकंड व्हाट आई ट्राई एंड फॉलो की जो ऑर्डर है उसको इम्पैक्टफुल क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। आई ऑलवेज ट्राई एंड स्टार्ट, दैट्स अ थर्ड रूल दैट आई ट्राई एंड फॉलो, कि जो स्टार्ट है और जो एंड है वो बहुत हाई पे होना चाहिए। Start and end should always be on high, and during the middle you make it low. So it's a curve that I try and follow like this presentation. You always start at high, and then you flatten it up like this, and then you again close at high. So this is your start, this is your end. ठीक है, जो आपकी स्लाइड के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं जनरली वो स्टार्ट और एंड में रखने चाहिए, सो दैट ओपनिंग एंड क्लोजिंग इंपैक्टफुल हो। ठीक है, high and low, high and low and high is the content or everything all put together. It's not only about content, it's about what you speak and for what you speak. So for example, अगर मुझे एक आधे घंटे का प्रेजेंटेशन देना है, एज ए ह्यूमन बीइंग मेरी एनर्जी लिमिटेड है, करेक्ट? आई कांट continue to speak for an half an hour at the same level of energy, correct? My level of energy will go up and down. So I try and ensure that I reserve my energy for this opening slot and for the end, because मुझे पता है मुझे वहां पे ज्यादा एनर्जी पुट करनी पड़ेगी to raise my pitch and to grab the attention of the audience and to try and make a more impact. तो मैं अपनी एनर्जी को भी रिजर्व स्पॉट में डालता हूँ, ठीक है? और हेंस ओपनिंग और क्लोजिंग को हाई लेवल पे लेके जाते हैं। अगेन फ्रॉम अ कंटेंट पर्सपेक्टिव, ऑफ कोर्स, यस। Anything else? Fourth, timing. Of course, ये अगेन डिपेंड करता है आप कितनी फॉर्मल प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, because we 99.99% we give very formal presentations, very senior level. Okay, so we can't afford to miss the time. So for example, if you've got a CFO, a meeting with the CFO or a global head of an organization, and she has given us a 1 hour for a presentation, we can't afford to make it 2 hours, correct? In fact, we can't afford to make it 1 hour to 10 minutes as well. So that's not the way that's acceptable in real world, because he or she will stand and then move on to the next meeting. So हमको अपने प्रेजेंटेशन को इस तरीके से स्ट्रक्चर करना पड़ता है कि अगर उसने 1 घंटा दिया है, ठीक है, एंड उस 1 घंटे में लेट्स से टुवर्ड्स द एंड यू वांट टू हैव सम डिस्कशन एंड सो व्हिच मींस out of 60 minutes you plan well. You say, okay, my presentation should get wind up, say suppose in 35 minutes, followed up by 15 minutes, followed up by another 10 minutes, I want to keep it another 5 minutes. So you structure this rather than saying, okay, पूरी 60 मिनट की आपने एक प्रेजेंटेशन बना दी और बाद में आपको उससे बिजनेस की जो डिस्कशन करनी थी उससे पहले मीटिंग खत्म हो गई. So then it's not a win-win situation for you, correct? You've lost the opportunity to make a business. So again, this is generally the 4 golden rules that I try and personally follow to make this a more effective presentation. Anything that you guys believe, again, it's more of a subjective choice, but anything that you believe is more important, feel free to add to this list. Deepak, anything that you want to add? no, means if you want to have a means giving a presentation to the lead of the company, then we should
is it what I believe is we should adhere to the text rather than fancy pictures and all that. Correct. That's what I said. Correct. Don't try and this is exactly what I said. Don't try and focus too much on the animation, on the beautifications, on the pictures, on the lot of designing, lot of color formatting. You don't try and spend more time on that. Try and spend more on the content. Try and focus more on the content piece. But of course, graphs है, pie charts है, ये सब एनिमेशंस में ऐसे पिक्टोरियल में नहीं आता है फॉर अस, बिकॉज ग्राफ्स, पाई चार्ट्स, दीज आर प्रीटी मच BAU from an analysis perspective. If you believe putting a graph, जैसे ये है, अब जैसे ये टेबल में डालना और एक पाई चार्ट में डालने से आपको थोड़ा सा एनालिसिस आसान होगा समझाने में ऑडियंस के लिए कि कौन से प्रोडक्ट से कितना बड़ा पाई चार्ट आ रहा है, कितना बड़ा पाई आ रहा है, सॉरी. सो यस, नो नीड टू पुट अननेसेसरी पिक्चर्स, अननेसेसरी कलर फॉर्मेटिंग, उस कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है. ट्राई एंड फोकस मोर ऑन द कंटेंट, मोर ऑन द एनालिसिस, मोर ऑन द मैटर. मैटर क्या है? ऑफ कोर्स आपको बेसिक फॉर्मेटिंग रखनी पड़ेगी. बेसिक फॉर्मेटिंग का मेरा मतलब है ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आपने लिखा हुआ है कहीं से कॉपी पेस्ट किया होगा और ये किसी और फॉर्मेट में आ रहा है, ठीक है, ये किसी और फॉर्मेट में आ रहा है, ऐसा स्लाइड नहीं बन के आना चाहिए. ये किसी और कलर में आ रहा है. इट शुड लुक लाइक अ डिसेंट फॉर्मल प्रेजेंटेशन इन अ सेम फॉर्मेटिंग टोन, बट उसके ओवर एंड अबव आई डोंट एक्सपेक्ट एनी फॉर्मेटिंग. Andy, any other question, doubt from a presentation perspective before I go to Deepak का जो question उसने पार्क किया हुआ है, but before we go to anything from a presentation perspective कुछ पूछना है तो बताइए. ठीक है. So in case no, हेलो yeah, Fazil. सर, ये प्रोसेसिंग में जो है ये स्ट्रेटेजी कैसे आएगा? ये डिजाइन होगा ना यहाँ पर? जो मर्जी डाल सकते हो. मैंने ऐसे एग्जांपल डाला है, आपको जो डालना है आप डाल सकते हो. और सर ये पेस्ट एनालिसिस के लिए हम हाँ जो भी हेलो डालो यस में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आपको डिफेंड करना पड़ेगा वो क्यों डाला और क्यों नहीं डाला. ठीक है, तो आपको वो कन्विंस करना पड़ेगा, आपको वो मेरे उन क्वेश्चंस को पास थ्रू करना पड़ेगा, ठीक है, टू गेट द मार्क्स. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तुम्हारा? ये पेस्ट एनालिसिस के लिए हम ये डाटा कहाँ पर ये फाइंड आउट करें? तुम अभी तक डेटा पे अटके हुए हो, कहाँ से मिलेगा वो तुम्हारे को मैंने बता दिया. गूगल एंड कंपनी का एनुअल रिपोर्ट और कंपनी की वेबसाइट इज अ डेटा सोर्स फॉर यू. कंपनी के वेबसाइट में तो उतना कुछ दिया ही नहीं, सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में ही दे रखा है. अच्छा चलो ठीक. तुम कैसे ढूंढ रहे हो? मैं तुम्हें बताता हूँ. मत बताओ, मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ, तुम ऐसे ही ढूंढ रहे होंगे. तुम कंपनी की एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड कर रहे हो, उसमें पेस्टल ढूंढ रहे होंगे. पेस्टल कहाँ है, पेस्टल कहाँ है, पेस्टल कहाँ है, पेस्टल कहाँ है, ऐसे ही कर रहे हो ना. नहीं कंट्रोल सर, एफ मारा होगा, पेस्टल वर्ड ढूंढने की कोशिश करेगी. अच्छा कैसे ढूंढ रहे हो फिर तुम? पेस्टल को तो मैंने अभी तक ये ढूंढा नहीं है कि अभी तो यानी कि तुम इसको कैसे अभी तो तुमने अभी तुमने बोला कि पेस्टल हाँ, मुझे मिल नहीं रहा है. अभी तो मुझे बोल रहे हो कि पेस्टल मैंने ढूंढा नहीं है. पेस्टल यानी मीन्स ये कि इसे कैसे समझूंगा कि पॉलिटिकल टर्म ये हाँ, ये कैसे दे समझ में आएगा कि तुमने ये एनुअल ये रिपोर्ट खोजना चाह रहा हूँ. में एनुअल रिपोर्ट में हाँ पेस्टल ढूंढा है कि नहीं ढूंढा, हाँ या ना? नहीं नहीं सर, ये चीज तो मैंने कभी नहीं. नहीं, मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ फजलुर, और लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूँ. पेस्टल आपने एनुअल रिपोर्ट में ढूंढा है अभी तक, या अभी तक ढूंढा ही नहीं? नहीं सर, नहीं पेस्टल मतलब अभी नाम तक से तो नहीं ढूंढा, पेस्टल नेम से नहीं ढूंढा है, बट मैं हाँ नाम से उसे नहीं मैं पूछ किस रहा हूँ.
मैं नाम से नहीं पूछ रहा हूँ। पेस्टल एनालिसिस के लिए आपने अपनी कंपनी के एनुअल रिपोर्ट गूगल कंपनी की वेबसाइट पे कोई इंफॉर्मेशन अभी तक ढूंढने की कोशिश करी है या अभी तक इस टॉपिक पे रिसर्च नहीं करी है, ये पूछ रहा हूँ। मैंने गूगल से पर तो देखा ही नहीं, मैंने इस पर एनुअल रिपोर्ट में देखा है, तो उसमें समझ में नहीं आया कि कैसे समझो इसे, पॉलिटिकल या फिर इसे इकोनॉमिकल, ये समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, ये चीज मुझे नहीं समझ। तो जरा कोई इवेंट बताओ, तुमने टाटा मोटर्स के बारे में पढ़ा, मुझे 4 इवेंट बताओ तो तुमने कंपनी के एनुअल रिपोर्ट में पढ़े हो, 4 इवेंट बताओ मुझे। सही इवेंट तो याद नहीं है, एक तरीके से रीडिंग ही करते, सॉरी, वो एक तरीके से रीडिंग ही करते जा रहा हूँ, रीडिंग करते ही जा रहा हूँ। तो रीडिंग करने के बाद आपको कुछ समझना और याद करना नहीं होता, इसलिए तो आपसे नहीं होगा, आप रीडिंग कर ही नहीं रहे हो। रीडिंग का मतलब ये नहीं होता देखना, रीडिंग का मतलब होता है जब आप एक चीज को पढ़ रहे हो वो आपके दिमाग में जाती है। आई अंडरस्टैंड 100% कंटेंट नहीं जा सकता, बट कुछ तो जाएगा। उस रीडिंग का कोई फायदा नहीं है फजलूर कि आपको याद ही नहीं है कि आपने क्या पढ़ा है कंपनी के बारे में। तो यही तो मिल नहीं रहा है कुछ, क्योंकि आप उसको पढ़ ही नहीं रहे हो सही तरीके से। मतलब आप मुझे बता रहे हो, आप एक छोड़ दो, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, जब आप एक न्यूज़पेपर पढ़ते हो 1 घंटे के लिए, तो उसके बाद आपको उस न्यूज़पेपर में क्या पढ़ा है कुछ तो याद रहता है 2-3 हफ्ते तक, कुछ तो कंटेंट या कुछ तो हाईलाइट याद रहता है कि वो भूल जाते हो सब कुछ। नहीं सर, याद रहता है। तो इसका क्यों याद नहीं है? पढ़ा ही नहीं है ना, और पढ़ा है तो उस इंटेंसिटी से, उस सीरियसनेस से नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है फजलूर, तो ध्यान रखना, मेरे को तो आप बेवकूफ बना नहीं सकते, ठीक है। तो आपने उस एनुअल रिपोर्ट को अभी तक पढ़ा ही नहीं है ठीक से। पढ़ने का मतलब ये नहीं होता है डाउनलोड करके अपने लैपटॉप में सेव कर लिया और 2 पेज ऊपर के देख लिए, 2 पेज नीचे के देख लिए, उसको पढ़ना नहीं बोलते। आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको पढ़ने का मतलब है कि आपको समझ आना चाहिए, आपको एब्जॉर्ब होना चाहिए, तब आपको पता लगेगा क्या होता है ये। नहीं पढ़ा ना फजलूर, अच्छे से सच बताना, अच्छे से नहीं पढ़ा ना अभी तक। हाँ सर, हाँ वही है। और इसलिए तुम पैनिक मोड में हो। दिस इज द ओनली रीजन यू आर इन पैनिक, बिकॉज आपने जो बेसिक वर्क है ना, आप शॉर्टकट मारना चाह रहे हो। उस एनुअल रिपोर्ट को जब तक अच्छे से नहीं पढ़ोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। सर एनुअल रिपोर्ट में कौन सा पार्ट पढ़ूं ये समझ में नहीं आया, क्योंकि वो क्यों? पार्ट सारा पढ़ना थ्री है तुम्हारे को, सारा पढ़ना है, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? सर सारा पढ़ना है। सर वो बहुत बड़ी है ना, 300 बहुत बड़ी पेज है। के। हाँ, तो यही तो प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ, यही तो प्रॉब्लम है ना फजलूर। दैट इज द शॉर्टकट दैट यू वांट टू गेट। ये 300 पेज कौन पढ़ेगा सर? 5 पेज बता दो कौन से पढ़ने। ठीक है, सॉरी सर फजलूर, मैं ज्यादा हेल्प नहीं कर, बिकॉज आई थिंक दैट्स नॉट द वे द इक्विटी रिसर्च इज। और मैं तुम्हें अभी भी बता रहा हूँ, अगर आप रीडिंग नहीं कर सकते तो फ्यूचर में कोशिश करो, फ्रॉम ए करियर पर्सपेक्टिव इक्विटी रिसर्च को अवॉइड करो। 300 पेज की पढ़ने, हम एक दिन में 800 900 पेज पढ़ने की जरूरत पड़ जाती है कभी कभी। अब 300 पेज 3 हफ्ते हो गए, 4 हफ्ते हो गए, आपको भी 300 पेज नहीं पढ़े गए आपसे। मैं एक दिन में थोड़ा पढ़ने को बोल रहा हूँ। एक बुक खरीदते हो, बुक में भी 500-600 पेज होते हैं ना फजलूर। आप यस धीरे सर, धीरे उस बुक को, नॉवल को खत्म करते हो ना। यस सर, यस सर। तो थोड़ा डिफरेंस है फजलूर, प्लीज अंडरस्टैंड। मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ, जो एटीट्यूड है वो बहुत अच्छा एटीट्यूड नहीं है टूवर्ड्स दिस इक्विटी रिसर्च बिजनेस और इक्विटी रिसर्च जॉब। तो अगर आप वो हो जिसको रीडिंग पसंद नहीं है, जब तक रीड नहीं करोगे दोस्त, एनालिसिस कैसे करोगे? और अगर आप ऐसे हो कि आप एज अ पर्सनैलिटी रीड करने में इंटरेस्टेड नहीं हो या आपको अच्छा नहीं लगता है, तो कोशिश करो इक्विटी रिसर्च जॉब को अवॉइड करने के। दूसरे जॉब्स है उनको देखना। इस प्रोग्राम की जो मॉडलिंग वाली जॉब्स हैं, वैल्यूएशन वाले, उनमें जाओ, रिसर्च में मत जाना। रिसर्च में बहुत पढ़ना पड़ता है। आप तो एक एनुअल रिपोर्ट में प्रॉब्लम हो रही है। आपको लगता है जब कंपनी की रिसर्च होती है, अब जैसे मैंने आपको मारुति का एग्जांपल बोला, अभी अगर मैं आपको बोल दूं मारुति की रिसर्च रिपोर्ट भी पढ़ो टाटा मोटर्स का एनालिसिस करने के लिए, आप और पैनिक हो जाओगे। पढ़ना तो पड़ेगा, तो कोई कोई शॉर्टकट नहीं है। आई डोंट हैव अ शॉर्टकट टू दिस। पढ़ना तो पड़ेगा। हाँ, इतना मैं बता सकता हूँ आपको कि अगर आपको वो 300 पेज पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसमें से जो कंपनी के जो फाइनेंशियल वाले पेज है, तो 300 में से आई थिंक सम 62 या 72 के आसपास का एक नंबर है जो टाटा मोटर्स की लास्ट एनुअल रिपोर्ट में
60-70 पेज के जो हैं वो फाइनेंशियल्स के हैं, तो वो हटा दो अभी के लिए। उसके अलावा जो पहले 200-210-20 पेज बचते हैं नॉन फाइनेंशियल वाले, वो तो आपको पहले पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद जब आपको तब तक वो समझ नहीं आएंगे तब तक फाइनेंशियल पढ़ने में कोई फायदा नहीं। तो इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर दो, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल। जो नॉन फाइनेंशियल है वो पहले पढ़ो, एक बारी में समझ नहीं आया 2 बारी पढ़ो, जब तक वो समझ में नहीं आएगा कोई फायदा नहीं है फाइनेंशियल वाले सेक्शंस को पढ़ने। Any other doubt last time from a presentation perspective before I go to the question that is being parked? Last time, any question, anybody from a presentation perspective, from PowerPoint perspective? आपको कोई और फीचर चाहिए हो PowerPoint के लिए तो मुझे बता दीजिए, more than happy to explain. As I said, the objective here is not to explain you how do you prepare a best PowerPoint presentation. That is not the objective. Objective is to tell you how you can use PowerPoint for creating a presentation which is good for you to make this presentation जिसके आपका evaluation, which means इस presentation में ऐसी बहुत सारी और भी चीजें like animations, ठीक है, जो हम यूज नहीं करते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, ठीक है, बट वो है इसमें, वो मैं आपको फिर भी बताऊंगा बिकॉज वो एनिमेशंस आपको बता दूंगा बिकॉज आपके कोर्स में है, बट हम लोग वो इतना यूज नहीं करते बिकॉज वो इट डजंट गिव टू मच अ फॉर्मल थीम फॉर अ प्रेजेंटेशन, स्पेशली एट द लेवल एट विच वी गिव दीज प्रेजेंटेशंस, बट मैं आपको बताऊंगा बिकॉज वो आपके उसमें है, एक टॉपिक बचा हुआ है। सो एनीथिंग एल्स, उसके अलावा कुछ आपको अगर जरूरत हो कि आपने अपने सोचा हो, आपने प्रेजेंटेशन मेरे को ऐसा बनाना है, ऐसा बनाना है, या कुछ which you're struggling की how do I get this presented or how do I create that in a PowerPoint, अगर कुछ ऐसा है तो मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, I take that as no. Now coming to animations, श्रीकांत go ahead, कुछ पूछना चाहते हैं? सर आई वांटेड टू आस्क कि वैल्यूएशन इसमें कैसे ऐड करेंगे सर? वैल्यूएशन देखो, वैल्यूएशन का जो सबसे इजी तरीका है ऐड करने का, आप वैल्यूएशन एक्सेल में कर लिया, आपने एक्सेल में ही रहने दो, ठीक है, और वो एक्सेल को इसमें अटैच कर दो। अटैच कैसे करते हैं? इंसर्ट में जाओ, ठीक है, इंसर्ट, सर वो तो ये तो हो जाएगा सर, बट मुझे आइडिया नहीं लगता कि करेंगे कैसे। क्या आइडिया नहीं लग रहा आपको? कि वैल्यूएशन से जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसमें होगा ही, फिर उसमें हम लोग क्या करेंगे? मैं समझा नहीं तुम्हारा क्वेश्चन। जैसे अगर हम लोगों ने जो वैल्यूएशन किया था उसमें तो हम लोग को सर पूरा रॉ डेटा था, तो हम लोगों ने उस पर अपना वैल्यूएशन किया था, तो हम लोग इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे कैसे? रॉ डेटा, आपका क्वेश्चन ये है कि मेरे पास रॉ डेटा नहीं है, क्वेश्चन ये है कि करना कैसे, मेरे को क्वेश्चन नहीं समझ नहीं आ रहा, प्रेजेंट कैसे करना है? सर प्रेजेंटेशन की प्रॉब्लम नहीं है, रॉ डेटा नहीं है। रॉ डेटा नहीं, ठीक है, चलिए रॉ डेटा लेके आते हैं। क्या कंपनी है आपकी? सर मैंने इंडियन ऑयल किया था। इंडियन ऑयल सेलेक्ट किया, ठीक है। तो हमने जो रॉ डेटा हमने लिया था वैल्यूएशन के लिए, हमने क्या क्या रॉ डेटा लेते? कंपनी का बिजनेस क्या है, वो एक रॉ डेटा था, आपको समझाया था कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी क्या करना चाह रही है, कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, एक वो आपको बताया गया था। जी सर। वो एक रॉ डेटा था। तो यहाँ पे अगर कंपनी का आपने बिजनेस मॉडल समझ लिया तो वो रॉ डेटा आपको नहीं मिलेगा, कंपनी क्या है, क्या करना चाह रही है, नहीं मिलेगा। फिर रॉ डेटा हमने किया वो हाँ बोलो। तो सर ये इमेजिनरी फिगर्स पे होगा? इमेजिनरी फिगर कहाँ से आ गई? इंडियन ऑयल की आपने बिजनेस मॉडल समझ लिया, इंडियन ऑयल के प्रोडक्ट क्या है, क्या क्या प्रोडक्ट है इंडियन ऑयल के? सर इंडियन ऑयल के सर ये आपका फ्यूल है और डोमेस्टिक फ्यूल हैं। ठीक,
श्रीकांत नहीं पढ़ी ना एनुअल रिपोर्ट या कंपनी के बारे में, सच्ची बताना, जो तुमने आंसर दिया उसी से पता लग रहा है, सच्ची बताना, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, हाँ या ना में जवाब देना। अभी नहीं पढ़ा, अभी नहीं पढ़ा सर। मुझे कैसे पता लग गया, मुझे कैसे पता लग गया? जब तुमने पढ़ा ही नहीं है उसके बारे में तो तुम्हारा ये क्वेश्चन तो वैलिड ही रहेगा ना कि सर कहाँ से मिलेगा, कहाँ से मिलेगा। जब पढ़ोगे नहीं, उसी के अंदर सब कुछ लिखा हुआ है। आप खुद सोचो श्रीकांत, आप मुझे बोल रहे हो कि सर मैंने पढ़ा नहीं है तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे कैसे मिलेगी? दैट इज योर क्वेश्चन। जब तक आप पढ़ोगे नहीं, आपको पता कैसे चलेगा उसमें क्या अवेलेबल और क्या अवेलेबल नहीं है? अब मैं आपको बताता हूँ, इंडियन ऑयल का तो आपने फ्यूल का एग्जांपल दिया ना, ये प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट ही नहीं है। अब आप जाके पढ़ना उसके जो प्रोडक्ट है वो A B C इलेक्ट्रिसिटी, आप म्यूट पे जाओ श्रीकांत, बहुत नॉइज आ रहा है। सो लेट्स अज्यूम उसके 3 प्रोडक्ट हैं A B C, और मैं जान के प्रोडक्ट के आंसर्स नहीं दे रहा हूँ बिकॉज ये सबको चाहिए कि रेडीमेड मिल जाए। तो A B C 3 प्रोडक्ट हैं उसके, ठीक है। एक प्रोडक्ट, ठीक है, एक प्रोडक्ट गवर्नमेंट प्राइसिंग है उनकी, वो प्राइस नहीं करता, गवर्नमेंट प्राइस करता है। बाकी 2 प्रोडक्ट वो प्राइस करते हैं, आपको वो समझने की जरूरत है। फिर गवर्नमेंट प्राइस कैसे करता है वो समझने की जरूरत है। लेट्स अज्यूम गवर्नमेंट जो प्राइसिंग करता है वो एक तरीके से प्राइसिंग करता है। तो अगर मुझे समझ आता है गवर्नमेंट किस तरीके से प्राइसिंग करता है, तो नेक्स्ट ईयर वो क्या होने वाला है और गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है, उसके हिसाब से नेक्स्ट ईयर गवर्नमेंट क्या प्राइस करने वाला है, उस प्रोडक्ट का नेक्स्ट ईयर का प्रोजेक्शन प्राइस मुझे मिलता है। श्रीकांत, यहाँ तक कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, अब आप हिस्टोरिकल नंबर्स देखोगे तो वहां पे उसकी क्वांटिटी का एक एवरेज दिया हुआ है इंडियन ऑयल का, क्योंकि वो एवरेज जो उस प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट का एवरेज ऑलमोस्ट उतना ही चलता रहता है। लास्ट 3 साल का, 4 साल का एवरेज मार के देख लो उसमें, और मारने की भी जरूरत नहीं, उसके एनुअल रिपोर्ट में लिखा हुआ है वो, उसमें लिखा हुआ है वो उसका जो जो प्रोडक्ट सिनॉप्सिस करके एक सेक्शन है उन्होंने एनुअल रिपोर्ट में बना रखा है, प्रोडक्ट सिनॉप्सिस करके, उसमें वो लिखा हुआ है, आपको कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी इंडियन ऑयल की, ठीक है। वो ज्यादा सिनॉप्सिस अगर डिटेल में चाहिए तो पिछली 2 रिपोर्ट में मिल जाएगा। अबे पहली रिपोर्ट में मिल जाएगा, तुम पढ़ तो लो, तुम दूसरी में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इंडियन ऑयल की एनुअल रिपोर्ट तो बहुत डिटेल्ड में, आप पढ़ो तो सही उसको। ये अभी फजलूर बोल रहा है सर मेरे को याद नहीं है, मैंने पढ़ी थी इंडियन ऑयल, मैंने लास्ट आई थिंक 6 या 8 महीने पहले कर देखी थी, तब भी मुझे याद है कौन से सेक्शन में क्या देखा था मैंने, ठीक है। तो श्रीकांत, आप पहली एनुअल रिपोर्ट ही पढ़ लोगे ना, उसी में आपको काफी कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको एक हिस्टोरिकल एवरेज मिल गया डिमांड के लिए, एक आपको एस्टिमेटेड प्राइस मिल गया, तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको फोरकास्टेड रेवेन्यू नहीं मिलेगा? यस सर। फिर जब तक आप पढ़ोगे नहीं ना, मैं सबको आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये है माइंडसेट आप लोगों का, और आप लोग पढ़ोगे ही नहीं, मुझे ये भी श्योरिटी है, उस दिन तक नहीं पढ़ोगे जिस दिन तक दामनी का ईमेल नहीं आएगा कि भैया नेक्स्ट सैटरडे को प्रेजेंटेशन, उसका थर्सडे को ईमेल आएगा, सैटरडे को प्रेजेंटेशन है, आप थर्सडे फ्राइडे पढ़ाई करोगे, ये मुझे पता है, और तब आप सिर्फ कॉपी पेस्ट का काम करोगे, ये फैक्ट है। अपने आप से पूछ लेना, अंदर से आंसर आपको यस ही आएगा अगर आप अपने आप से सच बोल सकते हो तो। कुछ ही लोग हैं जिन्होंने अभी तक काम शुरू किया होगा, और वो लोग पैनिक मोड में नहीं होंगे अभी, क्योंकि उन लोगों को पता है कि हाँ हमारा थोड़ा थोड़ा चलना शुरू हो गया। श्रीकांत, मैं आपसे पूछता हूँ, अभी तक क्यों नहीं खोल के पढ़ा आपने? कितना टाइम हो गया मुझे कंपनी का सिलेक्शन दिए हुए? कम से कम 2 महीने हो गए होंगे, या 1 महीना तो आराम से हो गया कंपनी का बोले हुए कि कंपनी को सिलेक्ट कर लो और पढ़ लो, हाँ या ना श्रीकांत? बीच में मेरे एग्जाम चल रहे थे सर, तो उसमें मैं काफी इन्वॉल्व था। अच्छा, यू थिंक वो रीजन मैं ले लूंगा, बट ठीक है, आपको लगता है वो रीजन आप इंटरव्यू को दे पाओगे तो दे देना, ठीक है। बट ऐसी लाइफ चलती है श्रीकांत, आपको बहुत सारी चीजें मैनेज करनी पड़ेगी एक साथ, बिकॉज यू वांट टू बिल्ड योर करियर, करेक्ट? बट ठीक है, ठीक है। एनीथिंग एल्स बिफोर आई गो टू दैट क्वेश्चन जो पार्क किया हुआ है लास्ट टाइम? कुछ पूछना है किसी को प्रेजेंटेशन के बारे में? ठीक है, दीपक एक और क्वेश्चन दोबारा रिपीट करो, जो एक क्वेश्चन मैंने पार्क करवाया था तुम्हारा। It's authorized share capital. हाँ बोलो, क्या क्वेश्चन है? ऑथराइज क्या होता है वो पूछना है कि कुछ और क्वेश्चन है? What it is actually?
ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या होता है? कंपनी के एओए में, जब कंपनी का एओए होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, उसमें लिखा होता है कि कंपनी का ऑथराइज्ड कैपिटल क्या है, विच मींस हाउ मच अथॉरिटी कंपनी हैज टू रेज कैपिटल। एक ये थ्योरेटिकल नंबर होता है। फॉर एग्जांपल, अगर 1000 करोड़ ऑथराइज्ड कैपिटल लिखा है तो कंपनी 1000 करोड़ से ज्यादा पैसा रेज नहीं कर सकती। अगर एक सिचुएशन ऐसी आती है उसको 1000 करोड़ से ज्यादा रेज करना है तो उसको अपने एओए में जाके अमेंड करके बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है, फिर वो रेज कर सकती है। दिस इज कॉल्ड एज ऑथराइज्ड कैपिटल। Through equity as well as through debt. उसमें दोनों में सेक्शन होता है, कैपिटल और अथराइज इक्विटी। अगर उन्होंने अपने एओए में ऑथराइज कैपिटल करके लिखा हुआ है और इक्विटी के अलग से बाइफर्केशन नहीं दिया हुआ है, सो देन आप टोटल इतना 1000 करोड़ से ज्यादा रेज नहीं कर सकते। जो सम ऑफ दी एमएनसी ओरिएंटेड कंपनीज होती हैं वो दोनों लिखती हैं कि ऑथराइज कैपिटल 1000 करोड़, ऑथराइज इक्विटी इज 80 करोड़। इसका मतलब कि टोटल कंपनी का कैपिटल तो मैं 100 करोड़ ले सकता हूँ और उसमें से 80 करोड़ तक इक्विटी जा सकता है। तो वो डिपेंड करता है एओ में किस तरीके की वर्डिंग है। Okay. Second one is when we are to get this question, management account versus the provisional accounts. And I didn't understand management account versus provisional. किस context में पूछ रहे हो? No, what is management accounts? How it differs from like we are preparing the balance sheet with all schedules and all that, though it's not audited and stats audit nahi hua hai uska. This is a provisional accounts. From ledger say you derived this your balance sheets and all that, all financials. Management account का क्या मतलब है? So what do you mean by management account? Whenever we are filing context में different तरीके से यूज होते हैं, तो आपका मतलब क्या है मैनेजमेंट अकाउंट? Filing in NCLT. तो वो अपना क्या काम है उसमें? मतलब I'm just trying to understand उसमें अपना क्या लेना देना है? अपना means how as a financial analyst I am bothered? Is that my role or is that company secretariat's role? अपना क्या रोल है उसमें? एज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट मेरा क्या लेना देना? एज अ इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट मेरा क्या काम है उसमें? This is a general question I'm asking. Oh, अच्छा, got it. So I thought आप ये पूछ रहे हो कि इक्विटी रिसर्च के पर्सपेक्टिव से, because हम वो टॉपिक डिस्कस came across such. Understood. ये जेनरिक क्वेरी, सो ये हमारा नहीं होता है, बट अगेन इफ यू अंडरस्टैंड जेनरिक व्हाट इज मैनेजमेंट अकाउंट, सो कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं या कुछ पेमेंट्स ऐसे होते हैं जो एज अ मैनेजमेंट आपको इंकर करने पड़ते हैं। ठीक है, तो आपके लिए अकाउंट्स अलग खोले जाते हैं जिसके थ्रू वो एक्सपेंसेस को मैनेज किया जाता है। ठीक है, सो दोज आर जनरली रेफर्ड एज मैनेजमेंट अकाउंट। प्रोविजनल अकाउंट्स तो आई थिंक सिंपल है। प्रोविजनल अकाउंट फॉर एग्जांपल, आप कोई भी प्रोविजन क्रिएट कर रहे हो कंपनी में किसी भी पर्पस के लिए, तो वो जो अकाउंट्स पे प्रोविजन पार्क किया जाता है या चार्ज किया जाता है वो प्रोविजनल अकाउंट्स होते हैं। डिपेंडिंग अपन आप कौन सी कंपनी में, कौन सी इंडस्ट्री में हो, उसको इंडस्ट्री में कौन सी रेगुलेशन अप्लाई होती है, सम फाइलिंग रिटर्न्स हैज टू बी डन, जो आपका कंपनी सेक्रेटरीट जो मैनेज करता है एज पर कंपनीज एक्ट। उन रिटर्न्स में से एक या दो रिटर्न्स ऐसी होती है इसमें आपको मैनेजमेंट अकाउंट की भी इंफॉर्मेशन देनी होती है, तो दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ दैट सबमिशन और दैट पार्ट ऑफ दैट फाइलिंग, अगर वो आपकी कंपनी को अप्लाई करती है तो। No, I'm asking about the format, because we have seen that balance sheet with schedules and all that is a provisional. Once it gets approved, it is a start audit complied financials. Format of what? Would be format of means of this management accounts? Is it the same way with all schedules needs to be prepared, or how? देखो, उस फाइलिंग ऑफ रिटर्न के लिए जो आप बात कर रहे हो उसका एक फॉर्मेट है जो डिफाइंड होता है, जो थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बट जब हम इंटरनल मैनेजमेंट के लिए जो हम लोग देखते हैं या बनाते हैं उसके लिए वो बहुत सेम फॉर्मेट होता है जो हमने बैलेंस शीट और पीएनएल की जो फॉर्मेटिंग हमने देखी।
बट जो रिटर्न की आप बात करो उसका उनका डिफाइंड टेम्पलेट होता है व्हिच इज स्लाइटली लिटिल डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी हैव डन. More or less, it is near to that. हाँ 80% to 85% सेम है. उसमें कुछ कुछ बैलेंस शीट में अगर आप देखोगे कुछ थोड़ा सा फॉर्मेट के अलग है. फुटनोट्स का प्रोविजन अलग तरीके से होता है. पीएनएल में 2-3 आइटम ऊपर नीचे है. But all the schedules has to be adhered in management or as well as the provisional accounts. ऐसा वो बोलता है बट मोस्ट ऑफ द शेड्यूल्स एप्लीकेबल, मतलब उतने शेड्यूल्स की जरूरत ही नहीं पड़ती है कि मैनेजमेंट अकाउंट जो बहुत छोटा पार्ट होता है. अगर डिपेंड करता है आपकी कंपनी किस तरीके से उसको मैनेज करती है. बट थ्योरेटिकल आंसर इज यस, ऑल शेड्यूल्स आर देयर. In going back to the previous question, how we are deriving this authorized share capital from the numbers? सो ऑथराइज शेयर कैपिटल जब आप कंपनी फॉर्म करते हो, कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हो, ठीक है, यू इंटेंड कि बॉस मेरी कंपनी का कैपिटल कितना होगा, मुझे कितना जरूरत है, ठीक है, उस बेसिस से आप एक डिसाइड करते हो नंबर कि मैं इतना रेज कर लूंगा. ये प्योरली एक थ्योरेटिकल नंबर होता है क्योंकि लेट्स से मैंने 1000 करोड़ डिसाइड कर लिया. अब 1000 करोड़ मेरा अचीव होगा, उसके बाद मुझे दोबारा 1000 करोड़ और करना है. आप जाके अपने बोर्ड में फिर चेंज करा देते हो. तो इसकी कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि मैंने एक बार नंबर डिसाइड कर दिया फ्यूचर में चेंज नहीं कर सकता. अगेन डिपेंडिंग ऑन आपको कौन सी इंडस्ट्री से. बैंकिंग इंडस्ट्री में जो आप ऑथराइज कैपिटल चेंज करते हो आपको कुछ आरबीआई के अप्रूवल भी लगता है, सेबी को अप्रूवल लगता है और सेबी को मुझे नोटिफाई करना पड़ता है. अगर आप लेट्स अज्यूम आप ऐसी कंपनी लाइक ऑयल सेक्टर में हो, फार्मा सेक्टर में हो, तो वहां पे सेबी का अप्रूवल लगता है. तो अगेन डिपेंडिंग आप कौन सी इंडस्ट्री में, वहां पे यू माइट नीड सम एक्स्ट्रा अप्रूवल्स और नोटिफिकेशन. बट अदरवाइज मोर और लेस आप अपनी कंपनी के मैनेजमेंट और बोर्ड रेजोल्यूशन से वो अमेंड करा सकते हो. Okay. So we have to go for board resolutions, and once if you are not listed company, then you need not to go for SEBI and all. नहीं ऐसा नहीं बोला मैंने. तो आप लिस्टेड I हो mean, या I am deriving this. No, this is not what I meant. So first be it listed or unlisted. मैंने listing और unlisted का तो कोई differentiation create ही नहीं किया. So even if you're a bank and you're unlisted, still you have to go through these approvals because वो approvals इसलिए नहीं लगते क्योंकि आप listed हो क्या unlisted. वो इसलिए लगते हैं because आपके पास banking license है, ठीक है. सो लिस्टेड होने से तो आपको एक्स्ट्रा और एनएससी बीएससी डिपेंडिंग ऑन कौन से स्टॉक एक्सचेंज पर उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है वहां पे जाके नोटिफिकेशंस करनी पड़ेगी. बट जो भी मैंने आंसर बताया वो इररेस्पेक्टिव ऑफ लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनी के बारे में. It depends upon the company, the profile of the company, business model, what they are carrying. For example, if a company is nothing to do with any banking, or they are just a project based company, which is उनको सेबी को नोटिफाई करना पड़ेगा. नोटिफाई तो करना पड़ेगा. देयर इज नो ऐसी कोई कंपनी नहीं जो नोटिफिकेशन के बिना कर पाएगी. द क्वेश्चन इज कि अप्रूवल लगेगा कि नोटिफाई में सिर्फ आपको उनको इन्फॉर्म करना है कि भैया हमारा ये बोर्ड रेजोल्यूशन है, इस डेट को कंपनी ने बोर्ड रेजोल्यूशन पास कर दिया, हमारा ऑथराइज कैपिटल पहले एक्स था अब वाई होगा, ये उसके अप्रूवल से उसका सपोर्टिंग है बस. will not be equal to give it to ROC. हाँ तो आप नोटिफाई करोगे तो आरओसी के थ्रू ही तो जाएगा. Okay. कंपनी के सेबी में जाके डायरेक्टली थोड़ा ना आपका कोई एंटरटेन करेगा. तो आरओसी के थ्रू ही नोटिफिकेशन होता है. Okay. अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है तो वो आरओसी क्या करेगा, वो आगे स्टॉक एक्सचेंज को भेज देगा. वो स्टॉक एक्सचेंज क्या करेगा, अपने वेबसाइट पे डाल देगा. वेबसाइट पर डालने से वो मीडिया में आ जाता है या पब्लिक को पता लग जाता है कि भैया मेरी कंपनी ने, अगर मेरी कंपनी मतलब मेरी कंपनी के जो शेयर्स हैं उसमें ऑथराइज कैपिटल बढ़ गया. ऐसे होता है ये प्रोसेस. अगर लिस्टेड नहीं है तो आरओसी के पास रहता है, आगे एक्सचेंज के पास नहीं जाता है वो, इसलिए पब्लिक डोमेन में पता नहीं लगता. ठीक है. हाँ जी, एनीथिंग एल्स? एनी अदर डाउट? Any other doubt, question? ठीक है. In case no, so again I would repeat myself.
again, as a request, as an instruction, I leave that to you. How do you want to take that? Please start working on this presentation. And you will not be able to get any easy shortcut without reading about the company that you have chosen for yourself. ठीक है? So please पढ़ना शुरू करिए, बाकी आपके डिसीजन है. मैंने दामिनी को बता दिया कि आपको प्रेजेंटेशन के लिए हेड्स अप दे दिए गए हैं वेल इन एडवांस. ठीक है? सो नाउ बी प्रिपेयर्ड कि आपको प्रेजेंटेशन की डेट्स मिल जाएंगी. बट अगेन आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, जिस दिन आपको इंटीमेशन आएगा उस दिन से लेकर सैटरडे या संडे तक, दैट इज नॉट द वे your date of preparation would be computed. You have been informed well in advance, so do not wait for that formal notification to come. ठीक है? मैंने आपको ये भी बोला था कि आप 13th 14th के हिसाब से अपनी प्रेजेंटेशन बना लो. मैंने आपको इसलिए बोला था जिससे आप उस डेट को टारगेट करने की कोशिश करें, so that if you get any more days after that, that's probably in your favor. ठीक है? Plus continue to ask doubts. ठीक है? जो आपके सेशंस अभी बचे हैं, जो भी होने वाले हैं, अगर वो सेशन प्रेजेंटेशन के टॉपिक के नहीं भी हैं, बट फिर भी अगर आपका कोई डाउट आता है पैरेलली यू आर वर्किंग, फील फ्री टू ब्रिंग दैट. आई एम मोर देन हैप्पी टू एड्रेस दोस डाउट्स एज वेल. ठीक है? चलिए, एनीथिंग एल्स बिफोर वी क्लोज? हेलो ना सुभाष सर, एक लेवल 2 में कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी भी तो बचा हुआ है. सॉरी सुभाष, कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी बचा हुआ है ना लेवल 2 में. कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी लेवल 2 में नहीं सुभाष, हमारा हो गया है. सो हमने कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी में पीएलसी, बीसीजी, पेस्टल, स्वॉट, पोर्टर मॉडल, ये सब कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी के अंदर ही तो है. अगर आप वो कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी का टॉपिक खोल के देखोगे तो उसके अंदर यही सब है. पोर्टर मॉडल, पेस्टल, बीसीजी, पीएलसी, ये सब करा दिया है हमने. अगर आपने सेशन अटेंड नहीं किया तो आप वो सेशंस देख लेना. ठीक है सर. एनीथिंग एल्स? Anything else? Just to put on a lighter note, nobody can make fool of you. तो अभी भी अगर आपको समझ नहीं आया तो आपका प्रॉब्लम है दीपक. मैं वही समझाने की बार बार आपको कोशिश कर रहा हूँ. Because we are not making fool, we are making fool ourselves. Exactly. Please try and understand. आपको मैं देख नहीं पा रहा हूँ, आपसे मैं मिला नहीं हूँ. आप जो क्वेश्चन पूछते हैं उसी से मैं आपको बता पा रहा हूँ कि आपने एनुअल रिपोर्ट पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है. ठीक है? और प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, वी हैव बीन ट्रेन्ड. ठीक है? I've been hiring people, correct? So we've been trained to understand people. We've been trained to understand the psychology of the people. We've been trained to understand, is this a horse on which we as an organization want to bet our money or not? Is this candidate a talent for us? Is not a talent for us. ठीक है? So वही मैं आपको बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. I understand. ये डर, जो डर फजलूल को लग रहा है, वो डर जेन्युइन डर है, बट आपको इससे ओवरकम करना पड़ेगा. लाइफ में जब मैं फर्स्ट टाइम ऊपर से जंप करता हूँ, आई डोंट नो कितने लोगों ने स्विमिंग सीखी होगी कभी. जब फर्स्ट टाइम स्विमिंग सीखने के लिए हम जाते हैं तो हमें डर लगता है. करेक्ट? जब फर्स्ट टाइम हम कार ड्राइव करने जाते हैं हमें डर लगता है. जब फर्स्ट टाइम मैं कार खुद रोड पे अकेले ड्राइव करने के लिए निकालता हूँ तो मुझे डर लगता है. ठीक है? उस डर को ओवरकम करना पड़ेगा फजलूर. और सबको बोल रहा हूँ, बाकी लोग जो नहीं बोल रहे उनको भी लग रहा होगा डर. ठीक है? और कुछ लोगों का डर कम हो गया होगा जिन्होंने स्टार्ट कर दिया. जब तक आप पढ़ोगे नहीं, जब तक मैं फर्स्ट टाइम स्विम करने की कोशिश नहीं करूंगा, जंप नहीं करूंगा वाटर के अंदर, कार खुद ड्राइव करने की कोशिश नहीं करूंगा, वो फियर, वो जो कंसर्न है वो नहीं जाएगा. सो हेंस आई एम पुशिंग यू एवरीवन, प्लीज गो अहेड, मेक दैट एफर्ट. आई एम देयर टू गिव यू सपोर्ट. बट इफ यू वांट मी कि मैं आपको रेडी प्लेटर पे सब बना के दे दूं, वो ऑलरेडी एक मॉडल का बना के दे दिया, बाकी का तो आपको करना पड़ेगा. ठीक है? और जो दीपक ने बोला, अगर आपको वो समझ आ गया हो तो प्लीज मत करो ऐसा कुछ. ठीक है? प्रेजेंटेशन वाले दिन कोशिश मत करना वो सब करने की, otherwise you will have a problem, because I would not be an easy person to give you marks.
ठीक है। सो हाँ, आप जस्टिफाई करोगे उस प्रेजेंटेशन को, मैं अच्छे मार्क्स दूंगा, बट आप सोचोगे कुछ करा नहीं और ऐसी फ्री में मार्क्स ले लोगे तो शायद डिफिकल्टी होगी। ठीक है दीपक, एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू ऐड? No, not at all. चलिए ठीक है गाइस, सो प्लीज स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस, लेट्स कनेक्ट टुमारो, ठीक है, and please start working on this. Is not going to be easy, and again as I said, I want some of you, if not all, at least able to pull this off in a way. मार्क्स तो ठीक है आप ले ही लोगे, बट मार्क्स से ज्यादा मेरा जो पर्सनल टारगेट है कि आप लोगों को मैं चाहता हूँ आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाए कि अपने रिज्यूमे में लिख सको, इसलिए मैं आप लोगों को पुश कर रहा हूँ इन सम शेप एंड फॉर्म कि अच्छा बना लोगे तो अपने प्रेजेंटेशन में लिख पाओगे। हेलो या फजूल सर, एग्जाम 1 मंथ के बाद ही लेना, मुझे हम लोग को एनालिसिस करने में बहुत टाइम लगेगा, इसी वजह से। नहीं फजलू, वो चॉइस मेरे पास नहीं, वो फजलू मेरे पास चॉइस नहीं है। हम वो लोग डेट कॉपी पेस्ट खुद नहीं करना सर, अरे सर मेरी बात सुनो ना, कॉपी पेस्ट खुद नहीं करना चाहते, बट एनालिसिस में हम लोग को टाइम लगेगा, इसी वजह से कह रहे हैं। कितना टाइम? 1 महीना लगेगा? हाँ यस सर, ठीक एनफ है। है, मैंने हम लोग मैंने 1 महीने पहले ही तुम्हारे को बोला था कंपनी सिलेक्ट कर लो और कर लो, शायद 1 महीने से भी ज्यादा हो गया है। नहीं सर, हम लोग मैंने किसी का हो या ना मिले, लेकिन मैंने फोरकास्टिंग के बाद ही मुझे करना था, तो उस समय वैल्यूएशन आ गया, तो वैल्यूएशन में इन्वॉल्व होने की वजह से हम। फजलूर, मैंने यस कंपनी सिलेक्ट करने के लिए कब बोला था? 1 महीने से पहले की बात है ये, करेक्ट? यस सर, यस सर, लेवल 1 में मैंने आपको बोल दिया था कंपनी सिलेक्ट कर लो, यस करेक्ट? सर, और लेवल 2 के फर्स्ट सेशन में कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी हमने किया था, तभी मैंने बोल दिया था कंपनी की एनुअल रिपोर्ट पढ़ के बिजनेस मॉडल बना लो। रेशियोज के टाइम आपको बोल दिया था अपनी कंपनी के सिलेक्ट करके 3-4 रेशियोज को एनालाइज करना शुरू कर दो। तो ऑलरेडी आपको 1.5 से 2 महीना हो गया टाइम मिले। हैविंग सेड दिस, मेरा इस पे कंट्रोल नहीं है कि आपको कितना टाइम मिलना चाहिए प्रेजेंटेशन के लिए या आपकी जो एनालिसिस है, ठीक है, दैट इज द वे द प्रोग्राम इज बीइंग डिजाइन। और आपको भी पता है फजलू, लाइफ में जब तक वो डेट डिसाइड नहीं होगी ना, वो तलवार नहीं लटकेगी, तब तक काम नहीं होता है, ठीक है। Unless I leave it to you, if you still believe कि आपको और 2 महीने चाहिए, 4 महीने चाहिए, there is no end to this, but मेरा पर्सनल सजेशन आपको यही है, इस डेट को जितना आगे एक्सटेंड करोगे आपके लिए डिफिकल्टी होगी, आपके लिए डिसएडवांटेज होगा। खत्म करो इसको, ब्रिंग दैट इन योर रिज्यूमे एंड गो आउट इन द मार्केट एंड फ्लोट योर रिज्यूमे फ्रॉम अ जॉब पर्सपेक्टिव। जितना आप डिले करोगे उतनी अपॉर्चुनिटीज मार्केट में आप अपने लूज कर रहे हो फजूल। So again, I have no visibility or no control in terms of what date Damni picks up, but मेरा पर्सनल सजेशन है, आपको बहुत टाइम ऑलरेडी मिल गया है, जो इतने टाइम में नहीं कर सकता 2 महीने और भी ले लोगे तो भी नहीं होगा उससे। It's an intent, not a time problem. That's my view. ठीक है, तो करो कोशिश, बाकी I'm not sure what dates your coordinator will decide for your batch. मैंने तो आपको पर्सनली जानबूझ के एडवांस में 13th की डेट दे रखी है। मैंने आपको क्या डेट दी थी? 13th वाला वीकेंड दिया है जानबूझ के, जिससे आप प्रेशर में आओ और अपना काम खत्म करना शुरू करो। बट अभी भी बहुत सारे लोग लाइटली ले रहे हैं, उनको लग रहा है 13th को तो होना ही नहीं है। करेक्ट फजलूर, तुम अभी भी सेम इंप्रेशन में हो ना 13th को नहीं होना? अरे नहीं सर, मैं इस इंप्रेशन में हूँ कि मैं 13 तक मैं 270 पेज कैसे पढ़ पाऊंगा। हाँ, तो वो तो तुम्हारा एक इंटेंट, गलत ट्रैक पे तुम चल रहे हो, तो उस गाड़ी को मैं ठीक नहीं कर सकता। मतलब तुम ये बोल रहे हो मुझे, तुम एक 200 पेज को पढ़ने में तुम्हें कितने दिन चाहिए? कितने दिन चाहिए होता है 200 पेज पढ़ने के लिए फजलू? हाउ डू यू डिसाइड दैट? 1 साल चाहिए? नहीं सर, चलो ठीक है, आई लीव दैट टू यू, ठीक है। सो वी आर डन विद द टाइम, ठीक है। सो प्लीज फ्रॉम माय साइड आई हैव टोल्ड यू 13 14 इज व्हाट आई एम लुकिंग एट। रेस्ट any time that any time over and above if your coordinator gives, that should be good for you. उसके बियॉन्ड मेरे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। तो प्लीज स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस, जो डाउट है नेक्स्ट क्लास में पूछना। चलिए, थैंक्स, बाय।